जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार SNW यानी सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं साथियों आप सबकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतरीन चल रही होगी। आज की जॉब अपडेट आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि ये जो आपकी सरकारी नौकरी है ये आपकी बैंक से कई लाख गुना अच्छी है। सैलरी इसमें आपको 50,000 प्लस मिल जाएगी। इस वीडियो को यदि आपने अंत तक देख लिया तो NISL असिस्टेंट के लिए आपको YouTube पर और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपका पूरा कवर करने वाला हूं कि आपकी इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, मैं आपको पूरा डेट वाइज बताऊंगा, सैलरी इसमें क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और सारी और भी जितनी डिटेल्स होंगी उसके बारे में हम पूरा यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। साथ ही हम जानेंगे इसमें आपका डिटेल में सिलेबस, किस आपके सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और उन सब्जेक्ट में भी आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं NISL की तरफ से आपकी जॉब है, इसकी फुल फॉर्म है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है साथियों, जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो है आपकी 500, ठीक है, यानी 500। इसमें जो है आपकी अलग अलग स्टेट में और अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में निकली हैं। जैसे कि अंडमान निकोबार में आपकी 2 पोस्ट हैं, आंध्र प्रदेश में आपकी 10 हैं, अरुणाचल प्रदेश में आपकी 2 हैं, असम में आपकी 6 हैं, बिहार में आपकी 2 वैकेंसियां, चंडीगढ़ में आपकी, ऐसे ही कर्नाटक में आपकी 50 वैकेंसी हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ में आपकी 20 वैकेंसी हैं, गुजरात में आपकी 50 वैकेंसी हैं। साथ में ही बहुत सारे बच्चों का डाउट ये रहता है कि सर हम इसको अप्लाई तो कर लेंगे, क्या हम 2 स्टेट से या फिर 2 यूनियन टेरिटरीज से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं? नहीं साथियों, यदि आप मान लीजिए आप असम से हैं या फिर आप बिहार से हैं, अप्लाई तो आप कहीं से भी कर लीजिए। यदि आप बिहार से हैं और असम से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर आप बिहार से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ आप एक ही स्टेट में या फिर एक ही यूनियन टेरिटरीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये आपकी स्टेट वाइज आपकी ये पूरी वैकेंसी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो है आपकी 105 महाराष्ट्र में, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी 24 है। 50 वैकेंसी आपकी इसमें कर्नाटक में है, केरला में 40 है, मध्य प्रदेश में इसकी 40 वैकेंसी है। टोटल जो वैकेंसी है वो है आपकी 500। और यहाँ पर कैटेगरी की बात करें तो आपकी SC कैटेगरी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे 91 वैकेंसी है, ST कैटेगरी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर आपकी 58 वैकेंसी है। साथ में ही जनरल कैटेगरी के लिए बात करें तो जनरल कैटेगरी में यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 260। ठीक है साथियों, और ये जो आपकी वैकेंसी है ये आपके PWBD के लिए वैकेंसी है, यानी कि आपके पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो कि हमारे दिव्यांग साथी होते हैं उनके लिए यहाँ पर वैकेंसी रखी गई है। आगे हम बात कर लेते हैं इसकी आपकी टेंटेटिव आपकी डेट क्या रहने वाली है। और इस वैकेंसी की सबसे खास बात जो मुझे लगी है, इस वैकेंसी में सिर्फ आपको यदि आपने पेपर क्लियर कर लिया तो 2 से 3 महीने के बाद आपको ज्वाइनिंग तक मिल जाएगी। होगा क्या साथियों, इसमें जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो आपका 17 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक है, यानी आपको फॉर्म कितने दिन अप्लाई करने के लिए मिला है? करीब करीब आपके 15 दिन ही इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए मिले हैं। टियर 1 यानी प्रीलिम्स आपका जो पेपर होगा वो हो जाएगा आपका 26 दिन बाद, यानी 27 जनवरी को आपका पेपर है, ये बिल्कुल फिक्स है। और टियर 2 यानी मेंस आपका जो एग्जाम है वो आपका 2 मार्च को है। यहाँ पर यही मुझे सबसे बढ़िया बात लगी है कि एक तरफ आप फॉर्म भरो, यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आपका अप्रैल से लेके मई में आपको ज्वाइनिंग लेटर तक भी यहाँ पर मिल जाएगा, और सैलरी भी इसमें आपको इसमें 50,000 प्लस मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो आप इस वाली वेबसाइट पर जा करके अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करेंगे साथियों इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या मांगा गया है? इसमें सिंपली आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है। आपने ग्रेजुएशन चाहे BSc की हो, BTech की हो, BCom की हो, BA की हो, BCA की हो, या फिर आपने मास्टर डिग्री भी कर ली हो, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा क्या है? प्लीज नोट दैट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड आर बेसिक क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट एट द टाइम ऑफ रीजनल लैंग्वेज टेस्ट।
कैंडिडेट मस्ट नेसेसरली प्रोड्यूस इट्स रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आपका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी इन सपोर्ट ऑफ द आइडेंटिटी एलिजिबिलिटी द परटेनिंग। ठीक है साथियों, ये आपका जो आपके यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है, शायद वो आगे लिखा होगा। इसमें आपकी नेशनलिटी जो होनी चाहिए वो इंडिया की होनी चाहिए या फिर आपकी नेपाल की। ये आपके सब्जेक्ट टू भूटान है, वैसे कौन ही यहाँ पे हमारे भारत में नेपाल से या फिर भूटान से अप्लाई करेगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। इसमें उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है। ठीक है साथियों, एज लिमिट जो है आपकी मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और एज आपकी लास्ट जो होनी चाहिए 30 साल होनी चाहिए। और आपकी कैलकुलेट किस पे होगी इमेज, ये होगी आपकी एज 1 दिसंबर 2024 से, यानी 1 दिसंबर 2024 तक आप 21 साल के हो जाने चाहिए, या फिर आप 1 दिसंबर 2024 तक 30 साल से ऊपर के ना हो। ओबीसी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, SC ST वाले बच्चों के लिए यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। साथ में ही बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए, जनरल कैटेगरी से जो है उनके लिए यहाँ पर 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर 13 साल का एज रिलैक्सेशन है और SC ST दिव्यांग भाइयों के लिए यहाँ पर 15 साल का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। वीडो, डाइवोर्स्ड वुमन एंड वुमन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रिमेन्ड, आपकी क्या है उनके लिए 5 साल का एक अलग से एज रिलैक्सेशन है। एक्सिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ द न्यू, यानी जो NISL में काम कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। ठीक है साथियों, यहाँ पर जो डेट दे रखी है आपकी कि जो यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो 2 दिसंबर 1994 से पहले पैदा ना हुए हों और जो उनकी यहाँ पर एज लिमिट है वो इससे ऊपर के ना हो, 1 दिसंबर 2003 से के वो ऊपर के ना हो। यदि यहाँ पर किसी की डेट ऑफ बर्थ 2 दिसंबर 2003 भी है तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी डिटेल इसमें जानकारी मिल गई होगी कि भाई मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता। ठीक है साथियों, लेकिन जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2 दिसंबर यहाँ पर है, 2 दिसंबर 1994 में है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 दिसंबर 2003 है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, लेकिन इससे एक दिन ऊपर या फिर एक दिन नीचे अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? एक कैंडिडेट मस्ट पोसेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो एप्लीकेंट है, जो कैंडिडेट है, उसकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में या फिर किसी भी आपकी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है साथियों, वो आपकी कब तक होनी चाहिए? वो होनी चाहिए आपकी 1 दिसंबर 2024 तक आपकी ग्रेजुएशन यहाँ पर कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है प्रीलिम्स के लिए, ये आपका जो प्रीलिम्स होगा ये आपका क्या होगा? क्वालिफाइंग नेचर का। किसका होगा? क्वालिफाइंग नेचर का ये है। इसके आपके मेरिट में नंबर नहीं जुड़ने वाले हैं। इसमें आएंगे आपके 3 सब्जेक्ट, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी इंग्लिश के होंगे 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, रीजनिंग के होंगे 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ के होंगे 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। टोटल होंगे आपके 100 क्वेश्चन, 100 मिनट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एक साथियों मैं यहाँ पर आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ भाई, यदि आपको क्या करना है, 30 क्वेश्चन जो है 30 नंबर के जो सॉल्व करना है वो 20 मिनट के अंदर अंदर आपको कर लेने हैं। बहुत सारे पेपर में क्या होता है, रेलवे के, SSC के, यदि मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं है तो मैंने यहाँ पे सीधा मैं यहाँ गया, ये मैंने अटेम्प्ट ना करके आपकी सीधा मैं रीजनिंग पे चला गया पेपर सॉल्व करने। यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको सीरीज वाइज से टाइम मिलता चला जाएगा। जैसे कि शुरू में अगर आपका पेपर इंग्लिश से खुल गया तो वो करीब करीब आपका 20 मिनट के बाद ही आपके सामने रीजनिंग आ पाएगी। पेपर के बीच में आप सब्जेक्ट स्विच नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आपको रीजनिंग की भी आपकी 20 मिनट खत्म हो जाएंगी, उसके बाद आपकी मैथ खुल जाएगी और जो आपका पेपर सबमिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली 60 मिनट होते ही सबमिट हो जाएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक पूरा समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, मेंस के लिए बात करते हैं। आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होने वाला है। इसमें आपके 5 सब्जेक्ट हैं। इसमें जो सब्जेक्ट आपके जुड़े हैं, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर जुड़े हैं। सबके आपके 40-40 क्वेश्चन है, यानी 200 क्वेश्चन है।
250 मार्क्स के टाइम आपको इसमें पूरा 120 मिनट का मिल जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए मिनिमम टोटल स्क्वायर एज डिसाइडेड बाय कंपनी इन द मेंस एग्जामिनेशन। जो आपकी फाइनल मेरिट लगेगी वो आपकी मेंस एग्जामिनेशन पर लगेगी। कैंडिडेट क्वालिफाई इन द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन विल बी शॉर्ट लिस्टेड एंड कॉल्ड फॉर ए रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। यानी आपका यहाँ पर क्या होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है। मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ बच्चों, जैसे कि यदि आप अप्लाई करते हैं यहाँ के लिए, ठीक है, आपने अप्लाई किया यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लिए, तो आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज जो है हिंदी आनी चाहिए। क्या इसके कोई नंबर जुड़ेंगे? बिल्कुल भी इसका आपका सिलेक्शन में एक भी नंबर नहीं जुड़ेगा। बस आपको हिंदी बोलनी आनी चाहिए, हिंदी लिखनी आनी चाहिए, आपको हिंदी की जानकारी होनी चाहिए। अब यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते तो हिंदी तो बोल ही लेंगे, हिंदी लिख भी लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको, यदि आपने सेकंड स्टेज क्वालिफाई कर लिया तो आपको यहाँ से निराश होकर के यहाँ से आपको निकाल देंगे। बस थोड़ी सी आपको जनरल नॉलेज चाहिए हिंदी की। ठीक है साथियों, ये होता है आपका एलपीटी का, आपका रीजनल टेस्ट लैंग्वेज का। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन मेंस एग्जाम सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग द रीजनल लैंग्वेज। जो आपका जो सिलेक्शन होगा वो होगा आपका मेंस, जो आपका पेपर होगा उसके बेस पर। मेरिली सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी नॉट डू नॉट इंटाइटल ए कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर ए ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड रीजनल एलपीटी यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन केस ऑफ इक्वल मार्क्स स्कोर्ड बाय द लास्ट टू कैंडिडेट्स। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यदि दो बच्चों के एक जैसे मार्क आ जाते हैं तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ कम होगी उसका सिलेक्शन यहाँ पर कर लिया जाएगा। ठीक है साथियों, अब आपको यहाँ पर इतना समझ में आ गया होगा कि भाई सिलेक्शन किससे होगा। इन 250 नंबर पर आपका सिलेक्शन अटका हुआ है। आप इन 250 नंबर में से ज़्यादा लाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है ये जनवरी में ही करवा लिया जाएगा। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपकी नेगेटिव मार्किंग के बारे में। देयर विल बी पेनल्टी फॉर ए रॉन्ग आंसर मार्क्ड इन द ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर ईच क्वेश्चन विच ए रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन 1/4 की आपकी यहाँ पर क्या है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, जो आपका एक सही क्वेश्चन होगा उसके नंबर यहाँ पर साथियों आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक पूरा समझ में आ गया होगा। अब आपको यहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यहां पर एलपीटी के दौरान यानी रीजनल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के दौरान प्रिंट आउट आपको कॉल लेटर लेकर के जाना है। जब आप मेंस का पेपर निकाल लोगे उसका आपको कॉल लेटर आएगा कि आप इसके लिए क्वालिफाई कर गए हो। वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑनलाइन फॉर्म का आपको लेकर के जाना है। ठीक है साथियों, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इसमें आप कुछ भी लेकर के जा सकते हैं। आपका स्टैंडर्ड 10th क्लास की सर्टिफिकेट लेकर के जा सकते हैं। ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ ए आइडेंटिटी प्रूफ, ये जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है आप इसमें आधार कार्ड लेकर के जा सकते हैं। और सब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो जो आपके इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि भाई आपके एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पर पड़ेंगे। यदि आप अप्लाई करते हैं मध्य प्रदेश से तो आपका भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन, यहाँ पर आपका सेंटर जा सकता है सिर्फ प्रीलिम्स के लिए। ठीक है साथियों, यदि आप अप्लाई करते हैं आपका दिल्ली से तो आपका दिल्ली, एनसीआर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा या फिर गुड़गांव में आपका सेंटर पड़ सकता है। लेकिन जो आपका मेंस का सेंटर पड़ेगा, एग्जामिनेशन सेंटर, वो आपका दिल्ली एनसीआर में ही पढ़ने वाला है। ठीक है साथियों, यहाँ पर हम बात करते हैं जो कोई बच्चा गुजरात से अप्लाई करेगा उसका अहमदाबाद, आनंद, गांधीनगर, महसाना, राजकोट, सूरत या फिर वडोदरा में पढ़ सकता है। लेकिन जो मेंस एग्जामिनेशन होगा वो आपका अहमदाबाद और आपका गांधीनगर में ही होगा। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। ये आपका, जैसे कि यूपी की बात करें तो यूपी में आपका आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और आपका वाराणसी में आपका प्रीलिम्स का यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा। लेकिन जो मेंस आपको देना पड़ेगा वो आपको लखनऊ या फिर प्रयागराज में ही देना पड़ेगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं आपकी एग्जामिनेशन फीस के लिए। एग्जामिनेशन फीस आपका क्या है, SC ST
पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यदि आप दिव्यांग हैं और जनरल कोटे से हैं, यानी जनरल आपकी क्या है कैटेगरी है, तो आपकी एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर 100 रुपये लगने वाली है। अब यहाँ पर आपकी SC ST और PWBD या फिर एक्स सर्विसमैन को छोड़ करके यहाँ पर जो आपकी फीस लगेगी वो लगेगी यहाँ पर आपकी 850 रुपये। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम मेन बात की तरफ चलते हैं। ये तो हो गई आपकी जनरल जानकारी। अब यहाँ पर काम की बात क्या है, आपका जो रीजनिंग का सिलेबस है इसमें आपकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रीजनिंग सीरीज, आर्टिफिशियल इन लैंग्वेज, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, कॉज एंड अफेक्ट्स, क्लॉक, कोडिंग, डिकोडिंग, क्रिटिकल पैथ, क्यूब, डाटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, स्टेटमेंट एनालिसिस, डाइस, डायरेक्शन, एम्बेडेड फिगर, फिगर मैट्रिक्स, इनपुट आउटपुट, मिरर एंड वाटर इमेज आपकी आएगी। और आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ऑड वन आउट, पिक्चर सीरीज एंड सीक्वेंसेस, पेपर फोल्डिंग, पजल, पैटर्न सीरीज एंड सीक्वेंसेस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, शेप, कंस्ट्रक्शन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और आपका सिलोगिज्म। यानी आपके 30 चैप्टर से यहाँ पर आपका कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपका इसमें रीजनिंग में शायद ही कोई ऐसा चैप्टर छोड़ा हो जो इसमें ना पूछा जा रहा हो। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में आपके रूल ऑफ टेंसेस, रूल ऑफ प्रीपोजिशन, लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशन, रूल्स एंड लिस्ट ऑफ कंजक्शन, एक्टिव पैसिव वॉइस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स और आपका होमोनियम्स, सिनोनियम, एंटोनियम, ईडियम फ्रेज, स्पोर्टिंग एरर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, लेटर राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, सेंटेंस करेक्शन, एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, आर्टिकल रूल्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड आपका पैरा जंबल्स इसमें पूछा जाएगा। आपकी जनरल अवेयरनेस की बात करें तो आपका हिस्ट्री एंड कल्चर, इकोनॉमिक सीन, इंडियन पॉलिटी, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च, बायोलॉजी यानी आपका क्या है साइंस भी इसमें आएगा, करंट अफेयर और साथ में आपका करंट जीके इंडियन एंड वर्ल्ड का यहाँ पर पूछा जाएगा। आप बात कर लेते हैं आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ के बारे में। इसमें आपका एलसीएम एचसीएफ, रेशियो, परसेंटेज, फैक्टरिंग, एज, प्रॉफिट लॉस, मिसिंग नंबर, एवरेज, प्राइसेस एंड एक्सपेंडिचर प्रॉब्लम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, वॉल्यूम, टाइम एंड डिस्टेंस, फ्रैक्शन और आपका सीरीज कंप्लीशन यहाँ पर पूछा जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज की बात करें, कंप्यूटेबिलिटी, एल्गोरिदम, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, कंप्यूटर डिजाइन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजी, डाटा स्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर नेटवर्क और आपका यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी से यहाँ से आपका पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, ये आपका पूरा यहाँ पर सिलेबस हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपको जितनी आपको जानकारी चाहिए थी इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। फिर से इस वीडियो को मैं एक बार समराइज यहाँ पर कर देता हूँ। टोटल वैकेंसी आपकी यहाँ पर 500 है। ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। ये आपकी जनरल की यहाँ पर क्या है, ये वैकेंसी है। ठीक है साथियों, अप्लाई डेट जो है 17 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी है। पेपर का जो एग्जाम है वो आपका 27 जनवरी को हो जाएगा प्रीलिम्स का, और 2 मार्च को आपका यहाँ पर मेंस का एग्जामिनेशन हो जाएगा। ठीक है साथियों, और जो आपकी फाइनल मेरिट लगेगी कि आप इस जॉब को करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो होगी आपकी सिर्फ मेंस के एग्जामिनेशन बेस पे, जो कि 250 नंबर का है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका एज रिलैक्सेशन है। एज है आपकी 21 से लेकर के 30 साल। ये आपकी क्या है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ली गई है कि भाई इससे ऊपर के बंदे हमें नहीं चाहिए एक भी दिन। यदि जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2 दिसंबर 2003 है वो भी यहाँ पर नहीं चाहिए, लेकिन जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 दिसंबर 2003 है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2 दिसंबर 1994 से एक दिन पहले भी यानी 1 दिसंबर 1994 भी है, वो भी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए इस तारीख तक, यानी 1 दिसंबर 2024 तक डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए, यानी आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाना चाहिए। बाकी आप पूरा इसमें डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप पूरा स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। पूरा अगर मैं आपको बताऊंगा एक एक लाइन का मतलब तो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लग जाएगा। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। प्रीलिम्स में आएंगे 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के, टाइम आपको 60 मिनट का मिल जाएगा, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज को आपको 30 मिनट ही देनी पड़ेंगी, ये शर्त है। मैथ को आपको 35, आपको 20 मिनट ही देनी पड़ेंगी। ठीक है साथियों, ऐसे ही आपका मेंस में है, टाइम अलग दे रखा है भाई,
जैसे कि आपका रीजनिंग 40 क्वेश्चन जो है आपको 30 मिनट में ही सॉल्व करने हैं। ये नहीं है कि आपने इंग्लिश जल्दी कर लिया 20 मिनट में तो इसके 10 मिनट आपको रीजनिंग करने के लिए मिल जाएंगे। ये उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। जब आप मेंस क्लियर कर लेंगे तो आपका होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसे हम रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें आपका क्या होगा, जिस भी आप स्टेट से भर रहे हैं, जैसे कि मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ से भरा आपका नागालैंड से, तो मुझे किसकी जानकारी होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज की मुझे यहाँ से जानकारी होनी चाहिए। मिजोरम से मैंने भरा तो मिजो लैंग्वेज की जानकारी मुझे यहाँ पर होनी चाहिए। मणिपुर से यदि मैंने फॉर्म भरा तो मणिपुरी लैंग्वेज की मुझे जानकारी यहाँ पर होनी ही चाहिए, वरना यदि मैंने रीजनल लैंग्वेज टेस्ट यहाँ पे क्वालिफाई नहीं किया तो मेरी सारी मेहनत यहाँ पर बर्बाद चली जाएगी। ठीक है साथियों, तो आप उसी स्टेट से भरें जिस स्टेट से आप हैं, चाहे वैकेंसी आपकी ज़्यादा हो चाहे आपकी कम हो। और ये आपका यहाँ पर क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर है। ठीक है, ये आपका डिटेल में सिलेबस है। तो हमने इस वीडियो में सारी आपकी जो जो जानकारी थी काम की हमने बात कर ली है। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं आपसे अगली ऐसी कोई जानकारी वाली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।